Hello my dear students, how are you? I hope all you are fine and doing well. So आज हम लोग का लास्ट वीडियो है हमारे बिजनेस स्टडीज़ को लेकर के। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने अभी तक बिजनेस स्टडीज़ में जितने भी चैप्टर थे, अभी तक हमने 10 चैप्टर्स के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे जो हर साल रिपीट हो रहे थे, चाहे वो सीयूईटी हो, चाहे डीडीयू हो, चाहे एलयू हो, चाहे अदर कोई भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, जहाँ भी बीकॉम के पेपर में बिजनेस स्टडीज़ के क्वेश्चंस आए थे, वो सारे हमने अभी तक चैप्टर 10 तक के सारे क्वेश्चंस को कर लिया है। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12 कि जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, ये लास्ट वीडियो है, इसके अंदर वो सारे एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। आज जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो चैप्टर हमारे 11 एंड चैप्टर 12 से है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, 20 क्वेश्चन हमारे ईच चैप्टर से होंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन हमारे 11 चैप्टर नंबर 11 से होंगे एंड 20 क्वेश्चन हमारे चैप्टर नंबर 12 से होंगे। तो आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने साथ कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। मैं हर क्वेश्चन में आपको 10 सेकेंड का टाइम दूंगा, मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, आपको उस ड्यूरेशन में अपना जो भी आंसर हो आप अपने कॉपी या पेन पे कहीं भी नोट करके रख लीजिए। बिकॉज देखिए क्या है, जो आप ऑप्शन आपको मैंने हर वीडियो में ये बात बोली है कि जो ऑप्शन आपको आज सही बता रहे हैं, जो ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर आप आज सही दे रहे हैं, डेफिनेटली है कि आप एग्ज़ाम के दिन भी उस क्वेश्चन को सही करके आएंगे। लेकिन जो क्वेश्चन आप आज गलत हो रहा है उसको कहीं नोट डाउन करके रख लीजिए। वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के दिन गलत ना हो, एग्ज़ाम के दिन आप उस क्वेश्चन को गलत करके ना आए, कहीं आपका सिलेक्शन उस एक क्वेश्चन की वजह से ना रुक जाए। तो वो सारे क्वेश्चन जो आप गलत कर रहे हैं तो उसको कहीं नोट डाउन करके लिख ले, ताकि आप एग्ज़ाम के दिन उस क्वेश्चन को गलत करके ना आए। आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और अब हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो को शुरू करने वाले हैं, जिसमें टोटल 40 क्वेश्चन हैं। हम लोग 20-20 के हिसाब से चलेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन हमारे एमसीक्यूज़ हैं एंड 10 क्वेश्चन जो लास्ट में है वो हमारा रहेगा ट्रू फॉल्स पे रहेगा। एंड बाद में मैंने आपको बता दिया हर वीडियो में कि ये जो आपको इस पीडीएफ जो फाइल है उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मैं आपको इस सेशन के बाद एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको सारे फाइल्स मिल जाएंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, जितनी भी वीडियो हैं उस सब की फाइल आपको मिल जाएगी, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि एग्जाम जब आपके पास आए तो आप पूरी वीडियो को देखने बैठ जाए। वीडियो आप देखने बैठेंगे कुछ नहीं आपको समझ में आएगा एट एग्ज़ाम टाइम। अभी आप वीडियो देखिए, अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, आप एग्ज़ाम आ रहा है, अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है 10-15-20 दिन का। आप उसमें पूरा वीडियो देखिए, पूरा समझिए। देन आफ्टर जब एग्ज़ाम पास आएगा, एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले आप पीडीएफ निकालिएगा, रीड करते 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 आप आगे बढ़िए, आपका काम बन जाएगा। इस वीडियो को अब हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो लिखा है कि द कॉन्सेप्ट विच फोकस ऑन लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड मिनिमम कॉस्ट इज कॉल्ड, यानी कि वह अवधारणा जो बड़े पैमाने पर उत्पादन और न्यूनतम लागत पर केंद्रित होती है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मैं क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिसको आंसर पता है वो अपने कॉपी या कहीं लिख नोट कर ले एंड जब मैं आंसर बताऊँ तो उससे मैच कर ले। अगर सही है तो कोई बात नहीं, गलत है तो उसको लिख के क्वेश्चन के साथ नोट डाउन करे, ताकि एग्जाम टाइम में उसको रिपीट कर सके, रिवाइज कर सके। क्वेश्चन में फिर रिवाइज एक बार रिपीट कर रहा हूँ। द कॉन्सेप्ट विच फोकस ऑन अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड मिनिमम कॉस्ट इज कॉल्ड, यानी कि वह अवधारणा जो बड़े पैमाने पर उत्पादन और न्यूनतम लागत पर केंद्रित होती है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट यानी कि उत्पादन की अवधारणा, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट उत्पाद की अवधारणा, सेलिंग कॉन्सेप्ट सेलिंग अवधारणा यानी कि बेचने की अवधारणा, और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यानी कि विपणन अवधारणा। तो क्या कहलाती है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्या होगा? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होगा? नहीं होगा, ये गलत ऑप्शन है। सेलिंग कॉन्सेप्ट होगा? नहीं होगा, ये भी गलत ऑप्शन है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होगा? नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है। क्या आंसर है? उत्पादन की अवधारणा, यानी कि द कॉन्सेप्ट विच फोकस ऑन अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड मिनिमम कॉस्ट इज कॉल्ड प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, यानी कि वह अवधारणा जो बड़े पैमाने पर उत्पादन न्यूनतम लागत पर केंद्रित होती है वो क्या कहलाती है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट यानी कि उत्पादन की अवधारणा कहलाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द कॉन्सेप्ट विच फोर्स ऑन इक्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड, यानी कि वह अवधारणा जो उत्पादक की गुणवत्ता पर बल देती है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहलाती है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहलाती है, सेलिंग कॉन्सेप्ट कहलाती है,
या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहलाती है। यानी कि वह अवधारणा जो उत्पाद की गुणवत्ता पर बल देती है वह क्या कहलाती है? द कॉन्सेप्ट विच फोर्स ऑन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट और सेलिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। यानी कि उत्पादन की अवधारणा, उत्पाद की अवधारणा, बेचने की अवधारणा, विपणन की अवधारणा क्या कहलाती है? द कॉन्सेप्ट विच फोर्स ऑन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड। यानी कि वह अवधारणा जो उत्पाद की गुणवत्ता पर बल देती है वो क्या कहलाती है? आप लोग आंसर अब तक उम्मीद है कि दे चुके होंगे, अपने कॉपी में नोट डाउन कर चुके होंगे। तो इसको क्या कहते हैं? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। कहते हैं? नहीं कहते हैं, गलत है इसका आंसर ये। सेलिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं? नहीं कहते हैं, ये भी गलत है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहते होंगे? नहीं, ये भी गलत है। सो सही आंसर क्या है हमारा? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। क्या है हमारा सही आंसर? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। यानी कि द कॉन्सेप्ट विच फोर्स ऑन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी पे जो कॉन्सेप्ट हमारा फोर्स करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं? उत्पाद की गुणवत्ता। सो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द कॉन्सेप्ट विच फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड, यानी कि ग्राहक की संतुष्टि पर केंद्रित अवधारणा कहलाती है। ग्राहक संतुष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट पे, इस किस कॉन्सेप्ट पे ये अवधारणा है कि कौन सी केंद्रित करती है? यानी कि कौन सा कॉन्सेप्ट फोकस ऑन कौन सा कौन यानी कि विच कॉन्सेप्ट फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट विच फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कौन सा कॉन्सेप्ट फोकस करता है कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के लिए? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फोकस करता है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट फोकस करता है, सेलिंग कॉन्सेप्ट फोकस करता है या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फोकस करता है? यानी कि ग्राहक की संतुष्टि पर केंद्रित अवधारणा कहलाती है, क्या कहलाती है? उत्पादन की अवधारणा, उत्पाद की अवधारणा, बेचने की अवधारणा, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो क्या कहलाता है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहलाएगा, सेलिंग कॉन्सेप्ट कहलाएगा, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहलाएगा, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहलाएगा। कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाएगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो इसको हम लोग कहेंगे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। कहेंगे? नहीं कहेंगे, गलत है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहेंगे? अच्छा, नहीं, ये भी गलत है। सेलिंग कॉन्सेप्ट? नहीं, ये भी गलत है। लाइन से तीनों गलत हो गया। तो क्या कहेंगे इसको हम लोग? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट हमारे कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के ऊपर बेस करता है, फोकस करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं, यानी कि विपणन की विचार। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ठीक है, आने दो। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? द कॉन्सेप्ट विच फोकस ऑन कस्टमर वेलफेयर इज कॉल्ड, यानी कि ग्राहक के कल्याण पर केंद्रित अवधारणाओं को कहा जाता है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सोशल कॉन्सेप्ट। यानी कि ग्राहक के कल्याण पर केंद्रित अवधारणा को कहा जाता है उत्पादन की अवधारणा, उत्पाद की अवधारणा, विपणन की अवधारण, विचार सॉरी, एंड सामाजिक अवधारणा। क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए। द कॉन्सेप्ट विच फोकस ऑन कस्टमर वेलफेयर इज कॉल्ड, जो हमारे कस्टमर के वेलफेयर पे जो कॉन्सेप्ट फोकस करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहते होंगे, या प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहते होंगे, या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहते होंगे, या सोसाइटिकल कॉन्सेप्ट कहते होंगे। क्या कहते होंगे? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं। नहीं, ये गलत है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं? नहीं, ये भी गलत है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहते होंगे? नहीं, ये भी गलत है। तो सही कौन सा ऑप्शन है? तो सही है हमारा सोसाइटिकल कॉन्सेप्ट, यानी कि सामाजिक अवधारणा। तो सामाजिक अवधारणा जो है वो हमारे किस पे फोकस करता है? कस्टमर के वेलफेयर पे। कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कस्टमर को रीजनेबल रेट पे प्रोडक्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो इस पे सारी चीज़ें जो फोकस करती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोसाइटिकल कॉन्सेप्ट, यानी कि सामाजिक अवधारणा। क्या कहते हैं? सामाजिक अवधारणा, यानी कि सोसाइटिकल कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट विच फोकस ऑन कस्टमर वेलफेयर इज कॉल्ड सोसाइटिकल कॉन्सेप्ट। हिंदी में एक बार रिपीट कर देता हूँ। ग्राहक के कल्याण पर केंद्रित अवधारणा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सोसाइटिकल कॉन्सेप्ट कहा जाता है, यानी कि सामाजिक अवधारणा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन आर पार्ट ऑफ, यानी कि उत्पाद, मूल्य, स्थान और प्रचार किसका हिस्सा है? प्रोडक्ट मिक्स का हिस्सा है, प्राइस मिक्स का हिस्सा है, मार्केटिंग मिक्स का हिस्सा है, प्लेस मिक्स का हिस्सा है। किसका हिस्सा है?
उत्पाद मिश्रण का हिस्सा है, मूल्य मिश्रण का हिस्सा है, विपणन मिश्रण का हिस्सा है, या जगह का हिस्सा है? यहाँ पे प्लेस होगा बस, ये नहीं होगा। हाँ, सो प्रोडक्ट प्राइस एंड प्लेस आर प्रमोशन आर पार्ट ऑफ। उत्पाद मूल्य स्थान और प्रचार किसका हिस्सा है? प्रोडक्ट मिक्स का हिस्सा है, प्राइस मिक्स का हिस्सा है, मार्केटिंग मिक्स का हिस्सा है, या प्लेस का हिस्सा है? जल्दी बताइए। प्रोडक्ट मिक्स, उत्पाद मिश्रण, प्राइस मिक्स, मूल्य मिश्रण, मार्केटिंग मिक्स, विपणन मिश्रण, मिश्रण, एंड लास्ट में ऑप्शन है आपका प्लेस। तो किसका हिस्सा है? प्रोडक्ट का हिस्सा है, प्रोडक्ट मिक्स का नो, प्राइस मिक्स का यानी कि मूल मिश्रण का नहीं, प्लेस का नहीं, तो किसका हिस्सा है? हमारे ऑप्शन नंबर सी का, यानी कि मार्केटिंग मिक्स का हिस्सा है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द करियर ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। सूचना का वाहक कहा जाता है, कहलाता है, क्या कहलाता है? पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, गुडविल, क्या कहलाता है? द करियर ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, द करियर ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, यानी कि सूचना का वाहक कहलाता है, क्या कहलाता है? पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, गुडविल। पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, शाख गुडविल। आपको मैंने अकाउंट्स में बताया होगा कि गुडविल क्या होता है। सो द करियर ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, करियर ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, सूचना का वाहक क्या कहलाता है? पैकेजिंग कहलाता है, लेबलिंग कहलाता है, ब्रांडिंग कहलाता है, या गुडविल कहलाता है? पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, गुडविल, क्या कहलाता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। सूचना का वाहक किसको कहा जाता है? ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, गुडविल, किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? पैकेजिंग को कहा जाता है। कहा जाता है? नहीं, गलत है। लेबलिंग को, ब्रांडिंग को, गुडविल को किसको कहा जाता है? ब्रांडिंग को कहा जाता होगा। नहीं, गलत। गुडविल नहीं, गलत। तो किसको कहा, किसको जाता है? तो करियर ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड लेबलिंग, किसको कहा जाता है? लेबलिंग को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द ओनली एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स विच जनरेट रेवेन्यू इज कॉल्ड, द ओनली एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स विच जनरेट रेवेन्यू इज कॉल्ड, यानी कि विपणन के मिश्रण का एकमात्र तत्व जो राजस्व उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है? प्रोडक्ट मिक्स, प्लेस मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स। तो क्या कहते हैं उसको? प्रोडक्ट मिक्स, प्लेस मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स, यानी कि विपणन मिश्रण का एकमात्र तत्व जो राजस्व उत्पन्न करता है, यानी कि रेवेन्यू जनरेट करता है, उसको क्या कहा जाता है? द ओनली एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स विच जनरेट रेवेन्यू इज कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स, प्लेस मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स। उत्पादक मिश्रण, जगह मिश्रण, मूल्य मिश्रण, प्रमोशन मिक्स, किसको क्या कहा जाता है? तो कौन सा ऐसा चीज है, एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का जो रेवेन्यू जनरेट करता है? प्लेस मिक्स करता है जनरेट रेवेन्यू? नहीं करता है। प्राइस मिक्स करता है? नहीं करता है। प्रमोशन मिक्स करता है? नहीं करता है। तो क्या करता है? प्रोडक्ट मिक्स करता है। प्रोडक्ट मिक्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग द राइट मार्केटिंग मिक्स फॉर अ टेलीविजन सेट? निम्नलिखित में से कौन सा सॉरी प्रोडक्ट एक सेकेंड। हाँ, सो ओके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट मार्केटिंग मिक्स फॉर अ टेलीविजन सेट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा टेलीविजन सेट के लिए सही विपणन मिश्रण है, यानी कि विपणन मिश्रण है? प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोसेस, मूल्य, स्थान, प्रक्रिया, पदोन्नति प्रक्रिया, उत्पाद मूल्य, प्रचार प्रक्रिया, प्रोडक्ट मिक्स, प्रमोशन, प्रोसेस, प्रोडक्ट प्रोसेस प्लीज प्रोसेस, उत्पाद मूल्य, कृपया, प्रक्रिया। तो कौन सा इसमें करेक्ट सीक्वेंस है, उस पर आप लोग टिक लगाइए। तो बेसिकली काफ़ी कंफ्यूजिंग है और इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका डायरेक्ट आंसर बता के आगे बढ़ता हूँ। इसका ऑप्शन है डी, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस, प्लेस, उत्पाद, प्रचार, मूल्य, संस्था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था आपका क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर डी था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वे प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट कैन बी रिफर्ड एज, यानी कि किसी उत्पाद की कीमत के रूप में संदर्भित किया जाता है। क्या किया जाता है? किसी उत्पाद की कीमत के रूप में संदर्भित किया जाता है। प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट कैन बी रेफर्ड एज प्रोडक्ट कॉस्ट, ब्रांड वैल्यू, वैल्यू ऑफ यूटिलिटी फॉर कस्टमर और प्रमोशन कॉस्ट, यानी कि प्रोडक्ट कॉस्ट, उत्पाद लागत, ब्रांड वैल्यू, वैल्यू ऑफ यूटिलिटी फॉर कस्टमर, ग्राहक के लिए उपयोगिता का मूल्य, एंड प्रमोशन कॉस्ट। लास्ट में जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, प्रचार लागत।
किसी चीज़ का एडवर्टाइज़ करने में जो इनकम सॉरी जो खर्च आता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रमोशन कॉस्ट, प्रचार लागत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है वैल्यू ऑफ यूटिलिटी फॉर कस्टमर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वैल्यू ऑफ यूटिलिटी फॉर कस्टमर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, मार्केटिंग कैन बी अंडरस्टूड एज, मार्केटिंग को सबसे अच्छे रूप में समझा जा सकता है, किस रूप में समझा जा सकता है, प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी, पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी, प्री एंड पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी, एंड लास्ट में आपका आता है सेलिंग एक्टिविटी, यानी कि बेचने की गतिविधि। तो मार्केटिंग कैन बी अंडरस्टूड एज, मार्केटिंग को सबसे अच्छे रूप में समझा जा सकता है। वही आपका सीक्वेंस शुरू है, आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहिए। आप लोग जो भी ऑप्शन गलत हो रहा है आप उस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, पूरे क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके बैक जाके दोबारा देखिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको समझने की कोशिश करिए। थ्योरी क्लास में मैंने आपको पूरी एक एक चीज़ बताई है, क्या कैसे होता है मार्केटिंग क्या है, पूरे चैप्टर को इन शॉर्ट इजीली एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखी हो वीडियो तो उसको पहले देखिए, चैप्टर को आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग होगी उस वीडियो की, उसका भी नोट्स मैंने आपको लिंक में प्रोवाइड किया है। तो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइडेड है, बस आपको करना क्या है, आपको बस पढ़ना है। तो आप अपना 100% दीजिए, हमारी तरफ से आपको 200% दिया जा रहा है, बस आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करिए, आप पूरा अपनी तरफ से उतनी मेहनत करिए जितना हम लोग आपके लिए कर रहे हैं। जितना मैं आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए मेहनत कर रहा हूँ, अगर उतना उसका 80-70% भी आप अपने लिए कर देते हैं तो ईजिली आपका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। कोई ऐसी कठिन बात नहीं है कि एंट्रेंस एग्जाम ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि हमने आज तक नहीं पढ़ा है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, कुछ पता ही नहीं है, लोग कह रहे हैं बड़ा हार्ड आता है, ये होता है वो होता है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आपने नहीं पढ़ी है वो नहीं आएगा। देखिए एमसीक्यू पेपर का एक बड़ी अच्छी बात है, मैंने आपको हर वीडियो में ये बात बताई है, एमसीक्यू पेपर बड़ा आसान है। आपका एमसीक्यू पेपर जहाँ होगा आपको क्वेश्चन भी पेपर में ही दिया रहेगा, आपका जो आंसर है वो भी पेपर में दिया रहेगा। आपको क्या करना है, आपको तो जैसे ये क्वेश्चन है, मार्केटिंग कैन बी अंडरस्टूड एज, क्वेश्चन आपको सामने है, आंसर जो है वो भी आपके सामने है, इन्हीं चारों में से आपका ऑप्शन भी है, आंसर भी है, क्वेश्चन भी यही दिया है, आंसर भी यही दिया है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आप एमसीक्यू पेपर दे रहे हैं, जब भी ओएमआर शीट पे पेपर देते हैं आपको क्या है, आंसर बस आपको अगर आप पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर आप इस पर तुक्का मारेंगे 1/4 की, यानी कि 0.25% है आपका, सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हुई तो वो भी कट जाएगा, अगर गलत हुआ तो करना क्या है, हमें चीज़ों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी अगर रहे तो भी हम पेपर को निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि आपको कितना कहाँ से क्वेश्चन दे देगा एंट्रेंस एग्जाम में, आप नहीं पढ़ के गए होंगे। आखिर जो भी देगा आपके 12th सिलेबस से ही देगा ना, आखिर कहाँ से दे देगा, 12th से देगा, 11th से देगा, और कहीं से तो नहीं ना देगा कि आपने पढ़ा नहीं है। अरे जो भी रहेगा तो इसी बिजनेस के बुक से ही रहेगा ना, इन्हीं 12 चैप्टर में से रहेगा ना। कहाँ से वो क्वेश्चन बना देंगे, कहीं से वो कहीं डीडीयू वाले सीयूटी वाले कहीं और से क्वेश्चन बना के आपको दे देंगे क्या, कहीं से भी देंगे तो ये जो 12 चैप्टर की हमें लिस्ट मिली है इसी में से तो रहना है बिजनेस का। बाकी तो कहीं से वो नहीं दे देंगे, कहीं से 14वां चैप्टर ला दें, कहीं से वो 18 चैप्टर ला दें, 20 चैप्टर ला दें, वहाँ से तो क्वेश्चन बना के देंगे नहीं। अरे जो भी रहना है हमारे इसी बुक में से रहना है। एंड जो भी है हमें तो, हमारे पास एक बुक है, हमारे पास पूरा हथियार है, बस हमें क्या करना है, जंग में उसका कैसे यूज़ करना है, इस बुक का यूज़ कैसे करना है, और हमें अपने आप को एग्ज़ाम के दिन प्रेजेंट कैसे करना है। आपने अगर एक बार देख भी लिया होगा तो आपको एग्ज़ाम में, अभी आपको जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ याद नहीं आ रहा है। लेकिन जब आपके पास पेपर मिलेगा, आपको 4 ऑप्शन दिखेगा, एक क्वेश्चन के पीछे आपके जो इंटेंश वो आपके जो इंट्यूशन है वो डायरेक्ट आपको बताएंगे कि नहीं ये आंसर सही लग रहा है। आप कई बार देखे होंगे, आप एग्जाम में बैठे होंगे, आपको लगता है ऑप्शन बी सही है या ऑप्शन सी सही है। ये क्यों लगता है, ऐसा तो नहीं है कि आपको ऐसे अंतर से आ रहा है कि नहीं नहीं यही सही होगा, तो अंदर से क्यों बी पे ही आ रहा है, क्यों सी के लिए ही आ रहा है, या फिर क्यों ए के लिए ही आ रहा है, क्यों बाकी ऑप्शन जो 3 ऑप्शन छूट जा रहे हैं उनके लिए नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, बेसिकली ये आपकी इंट्यूशंस है, आपने कहीं ना कहीं उस चीज़ों को पढ़ रखा है, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में फीड है, तो ही आपको आ रहा है कि नहीं ये बी पे हो सकता है, ये सी सही हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि वो जो आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं वो चारों ऑप्शन के लिए आ रहे हैं कि आपको लग रहा है नहीं ये चारों सही है। आपका जो आप तुक्का भी मारते हैं, तुक्का क्या है, आपके इंट्यूशन ही तो है।
आप तुक्का मार रहे हो पेपर में, तो आपके इंट्यूशन ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है वो। बाकी अगर आपका इंट्यूशन है कि ये बी सही लग रहा है, तो काहे, अगर आप तुक्का ही मार रहे हो तो ए बी सी या जो भी ऑप्शन बच जा रहे हैं उनके लिए तो उतनी ही प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, नहीं। तो आप इंट्यूशन इस वजह से काम कर रहा है क्योंकि आपने उन सारी चीज़ों को पढ़ रखा है। तो कहने का बस मेरा ये मतलब है कि जो भी आपका पेपर है, ऐसा कुछ जो बच्चों से, कई सारे बच्चों से मैंने बात की, उन्होंने बताया कि सर पेपर को लेके बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कहाँ से आ जाएगा, क्या हो जाएगा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, कैसे होगा, क्या होगा। तो उनके लिए बता रहा हूँ कि देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है एग्जाम में, आंसर भी आपके सामने है, करना आपको क्या है, चीज़ों को एलिमिनेट करना है, चीज़ों को एलिमिनेट करना है और सही ऑप्शन पे क्लिक करना है, सही ऑप्शन को आपको OMR भरना है एंड आपका ऑप्शन ठीक है, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उतना चीज़ें आप करके जाइए, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम 100% निकलेगा। 100% क्या, आपको अब तो आपको एंट्रेंस एग्जाम निकालने के लिए नहीं मेहनत करनी है, आपको रैंक लाने के लिए मेहनत करनी है। जितने 5,000 6,000 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उसमें 500 जो सीट है, आपको उसमें एडमिशन लेना है। गोरखपुर की अब जो यूनिवर्सिटी है, DDU है, वो तो अब A++ यूनिवर्सिटी हो गई। तो सोचिए अब A++ यूनिवर्सिटी में जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट है वो कितने ज़्यादा बढ़ेंगे, कितने लोग उस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेंगे। तो आपकी जो BCom की सीट है वो 500 सीट है, 500 सीट पे आपका जो कंपटीशन रहने वाला है वो 5,000 लोगों के साथ रहने वाला है। यानी कि सोच लीजिए कितना ज़्यादा कंपटीशन है। 500 सीट पे 5,000 लोग हैं, यानी कि 100, एक सीट पे 100 लोग हैं आपके, तो सोचिए, सॉरी 10 लोग हैं, सॉरी कैलकुलेशन रॉन्ग। तो आप लोग देखिए कितना टफ कंपटीशन है, आप लोग को मेहनत कितनी ज़्यादा करनी है। तो बस यही बोलूँगा, आप लोग जी जान से मेहनत करिए, जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ उतनी ही मेहनत आप अपने लिए करिए। फिर ठीक है, हम लोग अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं, बातें काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो बेसिकली क्वेश्चन हम लोग 10 कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 10। तो मार्केटिंग कैन बी अंडरस्टूड एज, मार्केटिंग को सबसे अच्छे रूप से समझा जा सकता है प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी, पूर्व उत्पादन गतिविधि, पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी यानी कि उत्पाद के बाद की गतिविधि, प्री एंड पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी उत्पादन के बाद की गतिविधि, और प्री एंड पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी उत्पादन के बाद की गतिविधि और उससे पहले की गतिविधि, और सेलिंग एक्टिविटी यानी कि प्री और पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी। ओह ये तो यहाँ पे फिर से वही आ गया, यानी कि बेचने की अवधि। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका 10 होगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, क्या है कि क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट इज द मेन फोकस ऑफ विच मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी, उत्पाद की गुणवत्ता और प्रदर्शन मुख्य फोकस है जिसमें विपणन प्रबंधन दर्शन शामिल है। सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। यानी कि क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट इज द मेन फोकस ऑफ विच मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी, उत्पाद की गुणवत्ता और प्रदर्शन मुख्य फोकस है। किसका मुख्य फोकस है? उत्पाद की गुणवत्ता और प्रदर्शन कौन से कॉन्सेप्ट पे रिलेट करता है? सेलिंग कॉन्सेप्ट से, यानी कि बेचने की अवधारणा, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट विपणन की अवधारणा, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट उत्पादन की अवधारणा, एंड प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट यानी कि उत्पाद की अवधारणा। तो किस अवधारणा से रिलेटेड है? सेलिंग से है? नहीं है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट? नहीं। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट? नहीं। तो किससे रिलेटेड है? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, टू ब्रिंग राइज इन सेल विथ इमीडिएट इफेक्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड फॉर्म यूज, यानी कि तुरंत सेल बढ़ाने के लिए, यानी कि लघु अवधि में फर्म उपयोग के तत्काल प्रभाव से बिक्री वृद्धि करने के लिए से क्या करती हैं कंपनियां? क्या करती हैं? एडवर्टाइजमेंट करती हैं, यानी कि विज्ञापन ले आती हैं, सेल प्रमोशन करती हैं, बिक्री करती हैं, बिक्री संवर्धन करती हैं, पर्सनल सेलिंग यानी व्यक्तिगत जाके दरवाजे बेचती हैं, या पब्लिक रिलेशन व्यक्तिगत सॉरी जनसंपर्क, यहाँ पे फिर वही मिसटाइप हो गया। हाँ, तो टू ब्रिंग राइज इन सेल, यानी कि अगर तत्काल सेल बढ़ाना है किसी फॉर्म में तो वो क्या करती हैं? किसी अगर फॉर्म में अपना जो सेल है यानी कि बेचना, जो प्रोडक्ट बेच रही है उसको तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है तो क्या करेगी? एडवर्टाइजमेंट करेगी, यानी कि विज्ञापन लाएगी, सेल प्रमोशन करेगी, यानी कि बिक्री संवर्धन करेगी, पर्सनल सेलिंग यानी व्यक्तिगत जाके बेचेगी दरवाजे दरवाजे पे, या पब्लिक रिलेशन यानी कि जनसंपर्क करेगी। तो क्या करेगी वो? एडवर्टाइजमेंट करेगी, नहीं करेगी। पर्सनल सेलिंग करेगी, नहीं करेगी। पब्लिक रिलेशन नहीं करेगी। सेल प्रमोशन करेगी, क्या करेगी? सेल प्रमोशन करेगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, द फर्स्ट लेवल पैकेजिंग इन विच प्रोडक्ट इज इनिशियली पैक्ड इज कॉल्ड,
यानी कि प्रथम स्तर की पैकिंग में जिसमें उत्पाद को प्रथम प्रारंभ में पैक किया जाता है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग या नन ऑफ द अबव। यानी कि प्राथमिक स्तर में पैकेजिंग जिसमें उत्पाद का प्रारंभ में पैक किया जाता है वो क्या कहलाता है? प्राथमिक पैकिंग, माध्यमिक पैकिंग, परिवहन पैकिंग या नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं। द फर्स्ट लेवल पैकेजिंग इन विच प्रोडक्ट इनिशियली पैक्ड इज कॉल्ड प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग या नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंडरी पैकेजिंग। नहीं, ये सेकेंड स्टेज का है। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग वो होता है जब हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए ले जाते हैं तो उसमें अगर रास्ते में कुछ उसमें दिक्कत ना आए इसके लिए जो पैकेजिंग की जाती है वो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग होती है। नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं क्योंकि आंसर हमारा इसमें है और मुझे दिख भी रहा है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? प्राइमरी पैकेजिंग। क्या होगा हमारा आंसर? प्राइमरी पैकेजिंग। क्वेश्चन नंबर 14, विच फॉलोइंग लेवल ऑफ पैकेजिंग इज ऑप्शनल? प्रोडक्ट मे हैव और मे नॉट हैव। पैकिंग का नियम के स्तर वैकल्पिक है, उत्पाद में हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। कौन सा लेवल ऑफ पैकिंग या तो करिए या तो नहीं करिए, प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन या नन ऑफ द अबव। तो सेकेंडरी जो प्राइमरी पैकेजिंग है वो तो होनी ही होनी है। सेकेंडरी जो ऐसी पैकेजिंग है वो आप करिए या ना करिए ज़्यादा ही डिपेंडेंट इम्पॉर्टेंट नहीं रहता है। तो इसका आंसर होगा हमारा सेकेंडरी पैकेजिंग। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग नहीं होगा इसका आंसर, नन ऑफ द अबव नहीं होगा। तो इसका आंसर जो है हमारा वो है हमारा सेकेंडरी पैकेजिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। द फर्म चार्ज हाई प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट व्हेन द प्रोडक्ट हैज़। जब उत्पाद के पास फर्म अपने उत्पाद के लिए उच्च कीमत वसूल करती है। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस अचानक से बढ़ जाता है, कीमत बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है? तो उसका आंसर होगा हाई डिमांड हाई यूटिलिटी। जो इसका आंसर है हाई डिमांड हाई यूटिलिटी, इसका जो आंसर है ये होगा ऑप्शन नंबर बी। द प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट कैन इनटू फोर्स फ्रॉम। उपभोक्ता उत्पादन अधिनियम के प्रावधान कब से लागू हुआ था? 1986, 1987, 1988। तीन ऑप्शन है यहाँ पे, आप करेक्ट वन को टिक करिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1988 है, नहीं है, गलत है। 1986 है, नहीं है, ये भी नहीं है। ओ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 1987 है। ओके। इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर अबाउट देयर राइट इज़ अ पार्ट ऑफ। उपभोक्ता को उनके अधिकार के बारे में जानकारी देना कहलाता है। अगर कोई उपभोक्ता है उसको कोई जानकारी दी जा रही है तो वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता को उनके अधिकार के बारे में जानकारी देना क्या कहलाता है? राइट टू सेफ्टी यानी कि सुरक्षा का अधिकार कहलाता है? नहीं कहलाता, ये तो सुरक्षा की बात हो गई। राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना का अधिकार, ये भी नहीं कहलाता है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, तो इस क्या कहलाता है? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर अबाउट द कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट, इट्स यूसेज एक्सेट्रा इज अ पार्ट ऑफ। क्या है क्वेश्चन हमारा? उपभोक्ता को उत्पाद की सामग्री, इसके उपयोग आदि के बारे में सूचित करना क्या कहलाता है? राइट टू सेफ्टी यानी कि सुरक्षा का अधिकार, नहीं। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, उपभोक्ता के शिक्षा का अधिकार, नहीं। राइट टू बी हियर्ड, सुने जाने का अधिकार, नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम फिजिकल डैमेज और इंजरी। प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम फिजिकल डैमेज और इंजरी, कंज्यूमर को हम शारीरिक क्षति के चोट से बचाते हैं, तो ये क्या कहलाता है? हमारा क्या कहलाएगा? ओहो सॉरी, क्वेश्चन तो ऊपर है क्या? राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा का अधिकार क्या कहलाता है? सुरक्षा का अधिकार क्या कहलाता है? प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम फिजिकल डैमेज और इंजरी यानी कि उपभोक्ता को शारीरिक क्षति या चोट से बचाते हैं। इन्फॉर्म द कंज्यूमर, उपभोक्ता को सूचित किया जाता है। बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो इसका बेसिक आंसर आपको ये दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए। इफ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज 10 लाख, द कंज्यूमर फाइल केस इन। यदि उत्पाद का मूल्य 10 लाख रुपए है तो उपभोक्ता कहाँ मामला दायर करता है? कौन से कोर्ट में करेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, स्टेट कमीशन में, नेशनल कमीशन में, ऑल ऑफ द अबव, सब में कर सकता है। किस में करेगा? तो 10 लाख की बात होती है तो स्टेट में करता है, गलत। नेशनल में करेगा, गलत। सब में कर देगा, जहाँ मन वहाँ करेगा, मुझे क्या करना है।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन है। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जब भी कीमत आपकी 10 लाख, प्रोडक्ट की 10 लाख रहे, तो अगर कहीं फाइल करना है केस तो कहाँ करेगा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में करेगा। एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द रिटेलर हु और होलसेलर इज, रिटेलर और होलसेलर इज क्या है? जो रिटेलर या होलसेलर है वो कंज्यूमर होंगे, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार फुटकर विक्रेता या थोक विक्रेता क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता नहीं होते हैं, दोनों हो सकते हैं या कुछ नहीं हो सकते। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नॉट अ कंज्यूमर होगा। क्या होगा? नॉट अ कंज्यूमर। वो उपभोक्ता नहीं होते, चाहे फुटकर विक्रेता हो चाहे रिटेलर हो, वो हमारे कंज्यूमर नहीं होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इफ द वैल्यू ऑफ गुड और सर्विस मोर देन 1 करोड़ बट लेस देन 10 करोड़ देन कंज्यूमर, यदि सामान या सेवा का मूल्य रुपए 1 करोड़ से अधिक है लेकिन 10 करोड़ से कम है, तो वो कहाँ केस फाइल कर सकता है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में करेगा या करेगा आपका स्टेट कमीशन में, नेशनल कमीशन में, या ऑल ऑफ द अबव? तो कहाँ करेगा वो? बेसिकली करेगा स्टेट कमीशन में करेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। इफ अ कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन की जजमेंट से वो सेटिस्फाइड नहीं है, स्टेट कमीशन का जो निर्णय आया है उससे वो, राज्य आयोग का जो निर्णय है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो अब कहाँ अपील कर सकता है अपने केस के लिए? तो कहाँ करेगा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन करेगा? नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट करेगा? नहीं करेगा। हाई कोर्ट करेगा? नहीं करेगा। कहाँ करेगा? नेशनल कमीशन में करेगा। कहाँ करेगा? नेशनल कमीशन में करेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, टू अवॉइड द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द कंज्यूमर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता मस्ट इंसिस्ट इन कैश मेमो, यानी कैश मेमो पर जोर देना चाहिए। नॉट नेसेसिटी फॉर कैश मेमो, कैश मेमो की कोई आवश्यकता नहीं है। नीड अ सर्टिफिकेट फॉर कंज्यूमर, उपभोक्ता प्रमाण पत्र होना चाहिए। नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका क्या है? मस्ट इंसिस्ट ऑफ कैश मेमो। आपके पास कैश मेमो होना चाहिए, आप जिन्हें जो बिल पे किया उसकी आपकी रिसीप्ट होनी चाहिए। इफ गुड्स रिक्वायर नो टेस्टिंग देन कंप्लेंट मस्ट बी फाइल्ड विद इन, यदि माल के परीक्षण की आवश्यकता नहीं है तो शिकायत भीतर करनी होगी। कितने महीने की? 1 मंथ, 2 मंथ, 4 मंथ? कितने महीने के अंदर करनी होगी? 3 महीने के अंदर करनी होगी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज एप्लीकेबल, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू होता है। मूवेबल गुड्स, अचल माल, मूवेबल गुड्स, चले जो मूव किए जाते हैं उन गुड पे, या सारे गुड्स पे, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज? तो किस पे लागू होता है? ऑल गुड्स एंड सर्विसेज पे लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा आ गया। द मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन आर अपॉइंटेड बाय, द मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, यानी केंद्र सरकार अपॉइंट करेगी। जिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार, लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय प्राधिकारी, या नन ऑफ द अबव? तो किसके द्वारा की जाती है? स्टेट गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नहीं की जाती है, ना ही लोकल अथॉरिटी द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? स्टेट गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। कंज्यूमर शुड यूज ISI मार्क इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एन एग्जाम्पल ऑफ, उपभोक्ता ISI मार्क वाले विद्युत उपकरण का उपयोग करना चाहिए। किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू बी हियर्ड, राइट टू बी चूज, यानी कि उपभोक्ता को ISI मार्क वाले विद्युत उपकरण का उपयोग करना चाहिए। किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है आपका सुरक्षा का अधिकार, यानी कि राइट टू सेफ्टी, ना कि राइट टू बी इन्फॉर्म, ना कि राइट टू बी हियर्ड, ना कि राइट टू बी चूज। तो ये किसका अधिकार है? राइट टू बी सेफ्टी का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, राइट टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन आर प्रोटेक्टेड एंड, उपभोक्ता संरक्षण के अधिकार किसके अंतर्गत आते हैं? किसके अंतर्गत आते हैं? CPA 1988, CPA 2019, CPA 1982, CPA 1984। तो किसके अंदर आता है? CPA 2019 के अंदर आता है। उपभोक्ता संरक्षण के अधिकार किसके अंतर्गत आते हैं? CPA 2019 के अंदर आते हैं। CPA का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्टिव इन अ व्यू ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की दृष्टि से उपभोक्ता उत्पाद की निम्नलिखित में क्या महत्व है? अंडर अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर, कंज्यूमर इग्नोरेंस, मोरल जस्टिफिकेशन, ऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका मोरल जस्टिफिकेशन है, यानी कि नैतिक औचित्य जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। व्यवसाय की दृष्टि से उपभोक्ता उत्पाद की निम्नलिखित में क्या महत्व है? नैतिक औचित्य महत्व है, यानी कि मोरल जस्टिफिकेशन है।
अब आ गया आपका ट्रू फॉल्स। यहाँ से आपका ट्रू फॉल्स शुरू होता है। जो 5 ट्रू फॉल्स आपका रहेगा वो आपका रहेगा चैप्टर नंबर 11 से, और जो 5 ट्रू फॉल्स रहेगा वो आपका चैप्टर नंबर 12 से रहेगा। सो ये अब लास्ट 10 क्वेश्चन बचे हैं। आप लोग यहाँ से लाइन बाय लाइन कोशिश करिएगा करेक्ट आंसर करने का, क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। सो शुरू करते हैं। सेलिंग कॉन्सेप्ट फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बेचना अवधारणा ग्राहक को संतुष्टि पर केंद्रित है या नहीं है? नहीं है, फॉल्स होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंडर ग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज डिसाइडेड। उत्पाद की गुणवत्ता में कम करने का निर्णय लिया जाता है या नहीं लिया जाता है? नहीं लिया जाता है, तो इसका भी ऑप्शन फॉल्स होगा आपका। पैकेजिंग एंड लेबलिंग आर सेम और सिनोनिम ऑफ ईच अदर। पैकेजिंग और लेबलिंग एक ही हैं या एक के पर्यायवाची हैं? तो क्या है ये? एक के पर्यायवाची है ना, तो क्या होगा इसका ऑप्शन? फॉल्स होगा। द स्पोकन पार्ट ऑफ ब्रांड इज कॉल्ड ब्रांड नेम। तो जो ब्रांड में बोले गए हिस्से होते हैं वो ब्रांड का नेम होता है। बिल्कुल होता है, ट्रू हो गया। क्वेश्चन कट गया इसका। ठीक है, 36 क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। रीसेल गुड आर कवर्ड अंडर सीपीए। पुनः विक्रिया माल सीपीए के अंतर्गत आता है या नहीं आता है? तो नहीं आता है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। सीपीए इज नॉट फ्रूटफुल फॉर प्रोड्यूसर। तो सीपीए उत्पादों के लिए लाभदायक नहीं होता है, ऐसा है क्या? तो ये फॉल्स होगा। होता है, फ्रूटफुल उनके लिए भी होता है। एनजीओज प्रोवाइड वर्कशॉप ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एजुकेटिंग कंज्यूमर। एनजीओ उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए कार्यशाला परीक्षण कार्यक्रम प्रदान करते हैं। तो करते हैं, यस करते हैं, तो इसका ऑप्शन हो गया ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 39। द राइट टू बी हियर्ड प्रोवाइड कंपनसेशन टू कंज्यूमर। तो जो सुनने का अधिकार उपभोक्ता को मुआवजा प्रदान करता है? नहीं, तो इसका ऑप्शन हो गया फॉल्स हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा। कंज्यूमर कैन फाइल डायरेक्ट केस इन सुप्रीम कोर्ट। उपभोक्ता सीधे सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकता है? नहीं कर सकता, उसको कई सारे स्टेज से, कई सारे कोर्ट से ऊपर होके जाना पड़ता है। सो दैट्स ऑल फॉर बिजनेस स्टडीज। इसके बाहर बिजनेस स्टडीज से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने जितना बता दिया आप इतना कर लीजिए, आपके लिए मोर देन इनफ है। सो